पास हिस्टैरिसीस लोब। तो हिस्टैरिसीस लोब में हम देख लेते हैं, इससे पहले हमने जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़े थे तो उसमें हमने एक चीज़ स्टडी की थी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास डोमेन्स होती हैं। क्या होता है, हमारे पास डोमेन्स होती हैं, डिफरेंट रीजन होते हैं हमारे पास इस तरीके से। और हमने कहा था कि हर डोमेन में जितने भी एटम्स होंगे, जो कि हमने कहा था 10⁻12 to 10⁻16 एटम्स पर डोमेन होते हैं। ठीक है, तो ये एटम्स जितने भी होते हैं ये क्या होंगे, अलाइन होंगे। ये क्या होंगे, अलाइन होंगे। ठीक है, अच्छा इसमें भी हमने ये देखा था कि ये एक तो ये कि जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो तब ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं। ठीक है, ये डोमेन्स के अंदर जितने भी एटम हैं, ये एक आपके पास जो एरो शो कर रहा है, ये एक डोमेन में जितने भी आपके पास एटम्स हैं उनकी अलाइनमेंट को शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये है। ठीक है, और ये तब है जब आपने मैग्नेटिक फील्ड कोई आउटसाइड, ये एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड कोई भी अप्लाई इसके ऊपर नहीं की हुई। लेकिन इसके बरक्स जब हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़ इक्वल टू ज़ीरो है और यहाँ इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो तब हम देखेंगे कि हमारा वही वाला मटेरियल जिसके अंदर हमने अभी बात की कि डोमेन्स होंगी, वो क्या हो जाएंगी, अलाइन हो जाएंगी। वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, हमारे पास ऐसे अलाइन होंगी। ठीक है, और ये आपके पास अभी क्या बन जाएगा, आपके पास फेरोमैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम हिस्टैरिसीस लूप को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हो रहा होगा हमारे पास। ठीक है, और हिस्टैरिसीस लूप एक्चुअली है ही क्या, आपके पास हम ग्राफ लेते हैं, जो ग्राफ हमारे पास एक्चुअली फ्लक्स डेंसिटी के बीच में होता है, तो अभी हम ग्राफ देखेंगे। हिस्टैरिसीस लूप जो है वो क्या होगा, एक्चुअली हमारे पास ग्राफ होगा मैग्नेटाइजेशन एंड फ्लक्स डेंसिटी के बीच में इन द फॉर्म ऑफ लूप। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कैसे फॉर्म बन रहा होगा वो, लाइक दिस अभी हम ड्रॉ करेंगे। आप देखिएगा कि हमारे पास इस तरह करके कोई एक लूप बनेगा। ठीक है, और वो हम देखेंगे कैसे बन रहा है और उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी। इसको स्टडी करने के लिए हमने क्या किया कि एक हमारे पास लाइक सोलिनॉइड हमने लिया जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और उसके अंदर हमने क्या रख देना है, एक कोई भी मटेरियल रख देना है। अब ये जो अंदर हमने मटेरियल रखा है, ये आपके पास बार मैग्नेट, एक हमने स्टील की रॉड भी रख सकते हैं, आयरन की रॉड भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज अभी हमने आयरन की रखी हुई है और उसके सराउंडिंग में क्या है, हमारे पास सोलिनॉइड है और हमने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। आपको पता है कि जब वोल्टेज इसको मिलेगी तो वोल्टेज मिलने की वजह से करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा सोलिनॉइड के अंदर से, और वो इस जो आपने अंदर एक रॉड रखी हुई आयरन की, इसके अंदर से भी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो करंट चेंज होगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे करंट चेंज करने की वजह से कैसे आपके पास जो है ना, इसके अंदर आप जो है मैग्नेटाइजेशन होगी। क्योंकि आपको पता है कि जब भी करंट फ्लो करता है, और करंट फ्लो करने का मतलब है, जैसे हम किसी भी रॉड के अंदर से कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कि उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है जो लूप्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा है और आप देख रहे हैं सोलेनोइड में क्योंकि बहुत सारे नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं, तो यहाँ पे बार बार करंट क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। और इस चेंज होने की वजह से, और इस आयरन के अंदर भी जो आपके पास रॉड है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसकी इनसाइड पड़ी हुई है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और हमारे पास ऐसे ही ओवरऑल यहाँ पे इसके सराउंडिंग में आ जाएगी एक बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट की तरह एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और उसके भी लाइक यहाँ पे आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल बन रहे होंगे। ठीक है, और फिर आप एक चीज़ ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जैसे नॉर्थ और साउथ अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये चीज़ भी हो रही होगी कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो एसी करंट होता है, एसी करंट आपके पास इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं एक दफ़ा उसकी पॉजिटिव पीक आती है, एक उसकी नेगेटिव पीक आती है। यहाँ से आप देख रहे हैं ज़ीरो से स्टार्ट होता है, मतलब कि पहले कोई करंट नहीं था, तो कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करंट बढ़ा, यहाँ पे पॉजिटिव पीक आई, मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ी। ठीक है, सिमिलरली आप फिर देखेंगे यहाँ से डिक्रीज़ कर रहा है, अगेन आपके पास यहाँ एक पीक पॉइंट आएगी, इंक्रीज़ करते करते उसकी नेगेटिव एक पीक आएगी। ठीक है, और एक आपके पास पॉजिटिव पीक और एक आपके पास नेगेटिव पीक। तो जो पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक है उसमें आपके पास क्या होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि बार मैग्नेट और सोलिनॉइड के सराउंडिंग में करंट फ्लो होने की वजह से
आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जिसका नॉर्थ और साउथ होगा। तो आप देखेंगे जब आपके पास पॉजिटिव वीक होगी तब उसके ऊपर जो बार मैग्नेट बन रहा होगा उसका ये पोल नॉर्थ और दूसरा आपके पास साउथ बन रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली जब आपके पास नेगेटिव पीक की तरफ आप पहुंचेंगे तो आपके पास ये नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसका हिस्टेरिसिस लूप की तरफ आते हैं। एक्चुअली लूप कैसे बनेगा एसी के साथ तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हिस्टेरिसिस लूप में हम मज़ीद देखेंगे कि हमारे पास लूप एक्चुअली बन कैसे रहा होगा। इससे पहले हम देख चुके हैं कि हमारे पास, हमने यही बात की थी कि हमारे पास पॉजिटिव पीक के एक केस में हमारे पास जो है डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगी और नेगेटिव पीक में हमारे पास साउथ टू नॉर्थ होगी। और हमने कहा था कि जब आपके पास पीक वैल्यू आएगी तो आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हुई होगी, ठीक है, पूरा साइकिल होगा। तो अभी हमने यही देखना है कि हमारे पास पूरा साइकिल बनेगा कैसे। तो उसके लिए हमने ग्राफ सपोज कर लिया है जिसके लिए हमने एक्सेस, जो आपके पास एक्स एक्सिस है वो हमने करंट के लिए ले ली और जो वाई एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ले ली, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमने स्टार्ट क्या किया। यहाँ पे आप देखें कि जब एसी सोर्स कोई करंट हमने लिखा हुआ है वो हमारे पास जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक आ रहा है, ठीक है। जीरो से यानी इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू, यहाँ से आप देख रहे हैं इंक्रीज़ कर रहा है, इस तरफ बढ़ रही है वैल्यू। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऐसे ही होगा सेम। यहाँ पे भी हम एक ग्राफ बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन यहाँ तक आ गई, ठीक है। ये इंक्रीज़ वैल्यू आ गई और हमने ए वैल्यू बता दी, ओ से ए। सबसे पहले हमने स्टार्ट वैल्यू बता दी ओ से ए, ठीक है। तो ओ से ए वैल्यू कब है, ओ से ए वैल्यू हमारे पास तब होगी जब हमारे पास मैग्नेटाइजेशन करंट इंक्रीज़ करेगा, यानी करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, मैग्नेटाइज हो रहा है मटेरियल हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें कि यहाँ जब पीक वैल्यू आ जाती है, ये पीक वैल्यू आ गई और उसके बाद हमारे पास करंट डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब हमारे पास हम करंट शुरू में नहीं था, फिर बढ़ना शुरू हुआ और फिर एक वैल्यू आई, ए वैल्यू आई जहाँ पे पीक वैल्यू आ गई। अब पीक वैल्यू का क्या मतलब होगा, पीक वैल्यू का यही मतलब है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप क्या करते हैं, डिफरेंट आपके पास क्या होती हैं, डोमेन्स होती हैं, क्या होती हैं, डोमेन्स। और डोमेन्स रेंडमली ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है। ये डोमेन्स हमारे पास क्या रेंडमली ओरिएंटेड हैं। और जैसे ही हमने एक्सटर्नली इन्हें कोई मैग्नेटिक फील्ड दी तो सारी डोमेन्स क्या हुई, परफेक्टली अलाइन हो गई। तो ये वो वाला पॉइंट होगा, ए वो वाला पॉइंट है जब सब डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन है। इससे पहले आप यहाँ पे बीच में भी कहीं पे भी आप देखेंगे तो उस टाइम सारी अलाइन नहीं होंगी। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज मैं बना लेती हूँ तो मैं देखूँगी मेरे पास जो डोमेन्स होंगी कुछ अलाइन होंगी, कुछ अभी भी अलाइन नहीं थी। लेकिन जो मेरे पास ए पॉइंट आया वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सारी डोमेन्स क्या हो जाती हैं, परफेक्टली अलाइन हो जाती हैं, पीक वैल्यू होती है। और इस पीक वैल्यू पे हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन। क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। ये हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट होता है जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो रही होती है, यानी आपके पास जितनी भी डोमेन्स हैं वो सारी ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं, अलाइन होती हैं और एक खास डायरेक्शन में अलाइन होके एक परमानेंट मैग्नेट बना रही होती हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव पीक में हुआ हमारे पास। अब आप देखें कि करंट यहाँ से, अगर हम उसकी वैल्यू को देख रहे थे तो वो क्या कर रहा था, इंक्रीज़ होके इस पीक पॉइंट आया था जो हमारे पास ओ से लेकर ए तक वैल्यू आया। ये सैचुरेशन पॉइंट हमारे पास अभी कहाँ से आया है, ओ ए तक आया हुआ है। हमने देखा, जहाँ पे हमने देखा कि करंट के इंक्रीज़ करने के साथ साथ मैग्नेटाइजेशन भी क्या कर रही थी, इंक्रीज़ कर रही थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम मज़ीद देख रहे हैं कि यहाँ से एसी करंट जो है उसकी वैल्यू वैसे भी ऑल्टरनेटिंग होती है, तो वो यहाँ से अब मज़ीद क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो हम कहेंगे कि आपके पास ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा। करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, मतलब उसकी मज़ीद आगे वैल्यू इस तरफ नहीं आ सकती, इस एरिया में नहीं आ सकती, वो पीछे की तरफ जाएगी, डिक्रीज़ करेगी और ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक। अब ये पॉइंट आपके पास, इसको आप लेंगे आर, ठीक है, आर पॉइंट ले लिया। और यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आप देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जब वैल्यू आपने डिक्रीज़ की एक्स एक्सिस के लिहाज से तो आप ज़ीरो पे आ गए, बट वाई एक्सिस के लिहाज से अभी इस पॉइंट पे नहीं आया। अगर इस पॉइंट पे आते तो आप कहते कि अभी वाई एक्सिस के लिहाज से भी अभी क्या आया, आप ज़ीरो पे आ गए हैं, बट वाई एक्सिस के लिहाज से अभी कुछ वैल्यू है, कुछ ये वाली पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट तक आ रहा है। इसका मतलब है ए से आर तक का पोर्शन तब है जब आपके पास अल्टरनेटिंग करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। और मैग्नेटाइजेशन भी अभी भी है, मैग्नेटाइजेशन अभी भी है।
ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि आपके पास जो मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज़ नहीं हुआ, जबकि करंट आपके पास क्या है हुआ है, डिक्रीज़ हुआ। और यहाँ पे आप देखें करंट डिक्रीज़ करते करते ये वाला वो वाला पॉइंट होता है जब आपके पास करंट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू ज़ीरो है बट मैग्नेटाइजेशन स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, ए आर पॉइंट आ रहा है। और ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जो यहाँ तक पॉइंट आता है इसको हम कहते हैं रिटेनेटिविटी। क्या कहते हैं? रिटेनेटिविटी। विटी। ठीक है, ये रिटेनेटिविटी आपके पास पॉइंट आएगा जो अभी हमने लिया ए से आर वाला। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इसके बाद जो है एक चीज़ हमने ये भी देखी कि आपके पास मैग्नेटाइजेशन करंट को लैग करती है, यानी पहले करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करती है फिर मैग्नेटाइजेशन होती है। जैसे हमने ओ से ए पे देखा, करंट इंक्रीज किया तो मैग्नेटाइजेशन हुई। यहाँ पे भी आपके पास करंट डिक्रीज़ किया तो मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज़ हुई, लेकिन ज़ीरो नहीं हुई, कुछ अभी रिमेंस। और ज़ीरो ना होने का क्या मतलब है? ज़ीरो ना होने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे आपके पास अगर जो आर वाला पॉइंट है इसमें अगर मैं डोमेन्स को देखूँ तो जो है उनकी अलाइनमेंट जो है वो क्या होगी, उनकी अलाइनमेंट जो है डिस्टर्ब तो होगी, बट स्टिल आप देख रहे हैं कि कुछ जो है वो अभी भी क्या है, अलाइन है। कुछ आपके पास डोमेन्स क्या हैं, अभी भी अलाइन। यहाँ से इस पॉइंट का ये मतलब हो रहा है। ठीक है, इससे नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि आपके पास ये करंट देखें मज़ीद आपके पास क्या कर रहा है, नेगेटिव साइकिल की तरफ चला गया। मज़ीद नेगेटिव साइकिल की तरफ चला गया तो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा करंट। तो आप देखेंगे कि जिस तरह करंट नेगेटिव जा रहा है, अब आप देखें ये एक्सिस आपके पास पॉजिटिव एक्सिस थी, आपको पता है ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्सिस थी, एक्स एक्सिस थी जिस पे हम करंट की वैल्यू को ले रहे थे। तो इसका मतलब है कि अभी आपके पास करंट की वैल्यू नेगेटिव साइड पे आ रही होगी और आपके पास मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो रही होगी, इस तरह नेगेटिव की आ रही होगी। ठीक है, और मज़ीद यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते एक पॉइंट नेगेटिव साइड पे आपके पास पीक पॉइंट आएगी, जैसे आपके पास पॉजिटिव साइड पे आई थी, वो ये पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा अब इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, इस पॉइंट पे का लेट्स सपोज हम नाम दे देते हैं, डी पॉइंट का नाम दे देते हैं। और ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, ये आपके पास पॉइंट है, आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब हम सोलिनॉइड अंदर रखते थे तो उसमें हमने कहा था पॉजिटिव पीक में आपके पास नॉर्थ, एक साइड जो हमने पूरी सोलिनॉइड बनाई थी उसमें कहा था नॉर्थ होगा और दूसरी साइड क्या होगी, साउथ होगा। फिर हमने कहा था नेगेटिव साइड पे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, साउथ, और दूसरा हो जाएगा नॉर्थ। तो भी वही हुआ है। इसका मतलब है कि ये भी वो वाला पॉइंट है, पीक पॉइंट है, जहाँ पे आपके पास अभी क्या हुई हैं, डोमेन सारी अरेंज हो गई हैं। वही डोमेन जो मैंने ऊपर ये वाली बनाई थी, ये सारी अगेन इधर भी अलाइन हो गई हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, बट इस दफ़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे इन डोमेन्स की डायरेक्शन आपको राइट वर्ड जा रही थी, यहाँ पे आपके पास क्या होगी, लेफ्ट वर्ड होगी। ये सारी डोमेन्स क्या हुई हुई हैं, लेफ्ट वर्ड अरेंज हुई हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, अब देखिए मज़ीद करंट पीक, ये हमने पीक वैल्यू की बात की कि पीक वैल्यू पे डी पॉइंट आ रहा है हमारे पास और मैग्नेटाइजेशन फुली मैग्नेटाइज्ड है मटेरियल। और अब हम बात करें कि इसके बाद क्या होगा, मज़ीद करंट जो है वो आप देखें ज़ीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, करंट ज़ीरो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है करंट जो है अगेन हमारे पास एक्स एक्सेस के लिहाज से हम ज़ीरो की तरफ जाएंगे। तो भी हम देखेंगे कि हमारे पास मटीरियल जैसे यहाँ ऊपर हुआ था ना रिटेटिविटी वाला पॉइंट, यहाँ पर भी आपके पास जो मटीरियल है वो फुली अभी यहाँ पर इस पॉइंट पर आके ज़ीरो को वाई एक्सिस के लिहाज से ज़ीरो को टच नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे पहले टच करेगा। और इस तरीके से हम पूरा साइकिल यहाँ से क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक पूरा साइकिल बन जाएगा। और इस साइकिल में एक चीज़ आप नोट करेंगे वो ये कि आपके पास जो है मटेरियल यहाँ से स्टार्ट हुआ था ज़ीरो से, और कभी भी वापस साइकिल ज़ीरो से पास नहीं करेगा। वापस ज़ीरो से ज़ीरो पॉइंट पे कभी भी ये साइकिल पास नहीं हुआ। आप देखें यहाँ पे भी ये वाला पोर्शन इसने कवर किया और फिर ऊपर गया। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा मटेरियल क्या हो गया, ये जो है हिस्टैरिसीस लूप बन गया मैग्नेटाइजेशन का, जो हमने करंट और मैग्नेटाइजेशन के बीच में ग्राफ बनाया। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ पॉइंट थे जो मैंने अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो मैंने आपको बताए साथ साथ कि एक सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये था कि ए पॉइंट हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट था। और सैचुरेशन पॉइंट पे हमने देखा था कि जब हमारे पास एक तो करंट जो है वो क्या कर रहा है, करंट मूव करता है तो उसके पीछे पीछे मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो हम कहते थे कि आपके पास लैग करते हैं। ठीक है, क्या हमने बात की, सबसे पहले हमने बात की कि आपके पास मैग्नेटाइजेशन जो है वो लैग करती है करंट को। अच्छा, लैग जो मैं ये टर्म यूज़ कर रही हूँ, लैग्स का हमें कह रही हूँ कि आपके पास मैग्नेटाइजेशन लैग करती है करंट को। इसका मतलब है मैग्नेटाइजेशन पीछे पीछे करंट के, यानी करंट आगे होगा हमेशा और फिर मैग्नेटाइजेशन पीछे। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब हुआ आप देखिए पहले करंट ही फ्लो करता है ना,
करंट फ्लो करता है, चार्जेस फ्लो करते हैं, तो तभी मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो ये बात का मतलब ये बन रहा है कि जब जब हमारे पास चार्जेस फ्लो करेंगे उनके सराउंडिंग में क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो ये वो बात हमने कर दी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने दूसरी बात क्या की कि हम ये पॉइंट आ गया सेचुरेशन का। सेचुरेशन का पॉइंट ये था कि जब सारी डोमेन्स हमारे पास अलाइन हो जाती हैं, फुली मैग्नेटाइज हो जाता है मटेरियल। ठीक है, और फिर हम यही बात कह रहे हैं कि आपके पास वापस ये वाला पॉइंट डी पॉइंट, इसमें भी फुली मैग्नेटाइज है। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि डायरेक्शन का, ऑपोजिटली साइड पे दोनों जो है वो मैग्नेटाइज हैं। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास एसी करंट है, और एसी करंट में पॉजिटिव पीक पे एक सेचुरेशन आ रही है, एक हमारे पास नेगेटिव पीक पे सेचुरेशन आ रही है। तो ये सेचुरेशन पॉइंट है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, ये हमारे पास सेचुरेशन पॉइंट आ गया। और सेचुरेशन पॉइंट हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज जब हम करते हैं ज़ीरो पे, और रिच कहाँ पे पहुंच जाती है, मैक्सिमम वैल्यू पे। इस सिचुएशन पे हम कहते हैं कि अभी हमारे पास जितना जो मटेरियल है वो मैग्नेटिकली फुली सेचुरेटेड है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया जो हमने लिखा हुआ है, रेटेनिटिविटी। आर पॉइंट, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट आता है, ये पॉइंट हमारे पास तब आता है जब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कि जब हमने करंट हमने क्या किया, डिक्रीज़ किया, मज़ीद करंट डिक्रीज़ किया। देखिए करंट की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम थी, और यहाँ के एक्स एक्सिस के लिहाज से देखें, फिर हम इस तरफ आ रहे हैं, ज़ीरो की तरफ आ रहे हैं, तो करंट डिक्रीज़ कर रहा है, और हमारे पास मैग्नेटाइजेशन भी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। बट हमारे पास क्या होता है, हम अगर इसको देखें, रेटेनिटिविटी वाला पॉइंट आता है जहाँ पे जितनी भी डोमेन्स थी वो सारी एकदम डिसोरिएंट नहीं होती करंट के ज़ीरो होने से, बल्कि कुछ अभी भी अलाइन हैं। तो कुछ के अलाइन रहने की वजह से आप ये कहेंगे कि अभी भी उस वो क्या है, मैग्नेटाइजेशन बाकी है। ठीक है, तो यहाँ वाई एक्सिस के लिहाज से हम अगर देखें, क्योंकि वाई एक्सिस पे हम मैग्नेटाइजेशन ले रहे थे, तो अभी भी आपके पास पॉइंट क्या है, मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये बात आ गई आपके पास। ऐसे पॉइंट को हम रेटेनिटिविटी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। वो क्या है, वो है आपके पास रेमिनेंस। ये रेमिनेंस भी हमारे पास एक पॉइंट है, ये भी होगा आपके पास। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ आप देखेंगे कि जो आपने ग्राफ देखा होगा उसमें आप देखेंगे एक पॉइंट, ये जो एक्सिस टच कर रही है इसको हम क्या कहते हैं, सी पॉइंट, और यहाँ पे भी इस एक्सिस को क्या कहेंगे, सी डैश। ठीक है, ये क्या है आपके पास पॉइंट, ये आपके पास अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, जैसे करंट हमने यहाँ पे नीचे वाले साइकिल की बात कर रहे थे रिवर्स डायरेक्शन में, तो जब रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी डीमैग्नेटाइज करने के लिए मटेरियल को कम्प्लीटली, तो आप देखेंगे करंट रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो आएगी। अब आप देखेंगे जब आपने करंट इसको नीचे वाले साइकिल पे किया, तो अब वाई एक्सिस के लिहाज से इस पॉइंट पे क्या है, ज़ीरो पे। वाई एक्सिस आपके पास इधर है ना, पॉइंट पे ऐसे जाती है वाई एक्सिस, तो मेरा पॉइंट कोई यहाँ नहीं आ रहा बल्कि ज़ीरो पे आ रहा है। एक्स एक्सिस के लिहाज से तो कुछ वैल्यू है मेरे पास, एक्स एक्सिस के लिहाज से तो कुछ वैल्यू है, बट वाई एक्सिस के लिहाज से अभी क्या है, ज़ीरो पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस के ज़ीरो लिहाज से, कि यहाँ पे आपके पास जब रिवर्स डायरेक्शन में हम चल रहे होते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपके पास मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, और उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है जब मटेरियल एक दफ़ा फुली मैग्नेटाइज हो गया तो मैग्नेटाइजेशन कर्व जो है वो कभी भी इस ज़ीरो से पास नहीं करेगा। इस ज़ीरो से एक स्टार्ट यहाँ से हुआ बट पास वापस इससे नहीं करेगा, बल्कि एक अलग पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस के लिहाज से ज़ीरो वैल्यू नहीं होगी, सी पॉइंट वहाँ पे पास करेगा, और इस सेम वापस आते हुए भी इस सी डैश प्राइम पे जो है ना वो पास कर रहा है। अच्छा, इस पॉइंट को हम नाम क्या देंगे, इस पॉइंट को हम नाम देंगे, इस पॉइंट का नाम होगा कोर्सिविटी। कोर्सिविटी होगा हमारे पास। ठीक है, और फिर इस तरीके से हम ये पूरा जो लूप बनाएंगे वो हम अपना लूप कह देंगे कि हमारे पास पूरा लूप क्या बन गया, ए सी डी सी ए, ये हमारे पास लूप बन गया। और इस लूप को ही हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आज हमने सारे पॉइंट इसके डिस्कस कर लिए कि हमारे पास कैसे कैसे हिस्टेरेसिस लूप जो है यहाँ पे बन रहा है। लेकिन अभी इसका एक एरिया ऑफ द लूप हम जो है वो डिस्कस करेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देखते हैं। एरिया ऑफ द लूप जो है ये क्या है आपके पास, यानी जैसे आपको भी नज़र भी आ रहा होगा कि हिस्टेरेसिस में मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे एरिया, ये एरिया आपको कम नज़र आ रहा है। हिस्टेरेसिस देखिए आप आपके पास स्मार्ट सा है, जबकि ये आप देख रहे हैं इसमें आपके पास एरिया ज़्यादा कवर हुआ है हिस्टेरेसिस में। तो इस बात का क्या मतलब होगा, एरिया ऑफ द लूप एक्चुअली क्या होता है, इसमें इसका मतलब होता है कि आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी
पर यूनिट वॉल्यूम किसी मटेरियल में 1 साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी जब आपके पास एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा एरिया का मतलब है हिस्टेरेसिस लॉस भी इसका क्या हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। इसका हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो कितनी एनर्जी लगेगी पूरा साइकिल आपको कंप्लीट करने के लिए, मतलब कि करंट के अप्लाई करने के साथ साथ जब मैग्नेटाइजेशन हो रही है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन में हमने पढ़ा था कि आपके पास क्या होती हैं, डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। डोमेन्स में अलाइनमेंट के लिए आपके पास जो है एटम्स को अलाइन होने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटरनल फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। तो एनर्जी वेस्ट होती है। तो आपके पास यहाँ पे जो एनर्जी डेसिपेट हो रही होती है वो आपके पास कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास ज़्यादा हो रही होती है, उनका हिस्टेरेसिस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, लूप हिस्टेरेसिस लॉस भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली आपके पास कुछ ऐसे मटेरियल जिसमें आपके पास जल्दी अलाइन हो जाते हैं डोमेन्स, इंटरनल फ्रैक्शन के अगेंस्ट उनको एनर्जी डेसिपेशन जो है वो कम हो रही होती है, तो उनका हिस्टेरेसिस जो लूप है वो क्या होगा, स्मार्ट होगा, छोटा सा होगा, जैसे ये है। अच्छा, जिनका आपके पास एरिया कम हो रहा होता है उनको हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। और जिनका ज़्यादा होता है उनको हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, और उसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, स्टील है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एनर्जी डेसिपेशन पर सेकेंड आयरन के केस में आपके पास लेस है स्टील से, ठीक है। और हर एक मटेरियल को उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली उसको यूज़ किया जाता है। जैसे आपके पास मटेरियल्स विद लार्ज हिस्टेरेसिस एरिया आर मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट अगर आपको बनाना है तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, आप जो है जिनका लार्ज हिस्टेरेसिस एरिया होगा लाइक स्टील। अच्छा, जिन आपके पास मटेरियल जिसका स्मॉल हिस्टेरेसिस एरिया हो वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं आपके पास कोर बनाने के लिए, कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोर क्या, जब जैसे आपने ट्रांसफार्मर के केस में यूज़ किया था, ट्रांसफार्मर के केस में हमने यही चीज़ें पढ़ी थी ना कि हमारे पास लॉसेस होते हैं, उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हम हिस्टेरेसिस में जाके इसको पढ़ेंगे। तो हिस्टेरेसिस में हम ये कर सकते हैं कि हम कोर जो बनाएंगे ना, अब जैसे हमने इसके ऊपर सोलेनॉइड लगाया होता था, तो जो कोर मटेरियल है उसको आयरन का बनाएंगे, ठीक है। और आयरन का बनाने का फ़ायदा यही होगा कि उसका हिस्टेरेसिस एरिया क्या होगा, लेस होगा। सच ए मटेरियल विथ स्मॉल हिस्टेरेसिस लूप आर यूज्ड इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को वेस्ट करने से बचा सकें। तो ये हमारा टॉपिक जो आज का था, ये हिस्टेरेसिस लूप का टॉपिक था, और इसको आपने लाजमी जो है अच्छे से पढ़ना है और याद करना है।